बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफ्रेंस के हवाले से हमने आज स्टार्ट करना है, जो कि प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग दोनों पे बेस करता है। और वर्कशॉप में तो शायद हमने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं। जैसे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो आमतौर पे आसानी से समझ आ जाती है, वो खाना पकाने के हवाले से हो या ब्लड के हवाले से हो। कि जब डॉक्टर आपसे ब्लड लेते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड नहीं लेता, एक छोटा सा पार्ट लेता है, जिससे उसे आपकी ब्लड की पूरी कंपोजिशन का, उसमें जो भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हैं या उसके करेक्टरिस्टिक्स या इवन डिजीज वगैरह, तो आपको सारी पता चल जाती है। आप एक सैंपल इंफॉर्मेशन से उस शख्स के बारे में डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी ब्लड करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम बतौर सैंपल जो है कलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास सैंपल इंफॉर्मेशन कम है, यानी डेफिनेटली पॉपुलेशन और सैंपल के कंपैरिजन में पॉपुलेशन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी और सैंपल जो है वो रिलेटिवली कम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी, वैसे वैसे सैंपल आपको पॉपुलेशन के करीब करीब रिजल्ट देता जाएगा, उनकी एथेंटिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिस्टिकल इंफरेंस है वो यूं समझ लें कि सैंपल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। सैंपल इंफॉर्मेशन जितनी बेहतर होंगी, उतने ही क्लोज रिजल्ट आपके पॉपुलेशन से करीब करीब आते जाएंगे। जब आप स्टैटिस्टिकल इंफरेंस में आएंगे तो आप तकरीबन यूं समझ लें 2 से 3 काम किसी न किसी फॉर्म में जरूर करेंगे। या तो आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में कंपेरिजन करेंगे, नंबर वन कंपैरिजन है। नंबर टू, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप या ऑब्जर्वेशन के दरमियान रिलेशनशिप। अब डाटा की टाइप के चेंज होने से, यानी अगर आपके पास सिंपल डाटा है तो स्टैटिस्टिकल इंफरेंस सिंपल से होंगे, जैसे टी टेस्ट है या जी टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वगैरह इस टाइप के आपके पास आ जाएंगे। अगर वो एडवांस होंगे यानी उनकी डायमेंशन ज्यादा होगी, तो वो मल्टीवेरिएट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम सीरीज डाटा होगा तो टाइम के मुताबिक आप उसे डील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन, कहीं ना कहीं आपको वेरिएबल्स के दरमियान या ऑब्जर्वेशन के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। हम शायद बहुत एडवांस तो काम नहीं कर सकेंगे, मल्टीवेरिएट लेवल पे भी नहीं जा सकेंगे, लेकिन जो आपने बेसिक टेस्ट पढ़े होंगे, टी टेस्ट है या जी टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह, ये हम सारे यहाँ पे ट्राई करेंगे। और इन टेस्ट को ट्राई करने के लिए डेफिनेटली आपको डाटा चाहिए, और हम डाटा के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि दो मुख्तलिफ तरीके हैं डाटा आपके पास। या तो आप मैन्युअली खुद फीड कर लें, या यानी मैन्युअली फीड करें, डायरेक्ट आर कंसोल में आप राइट करके वेरिएबल में सेव करवा लें, या फिर आप उसे अगर आर में अवेलेबल डाटा है तो वहां से लोड कर लें, या एक्सेल या सीएसवी या टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर लें। यानी या तो आप डाटा इंपोर्ट करेंगे आर स्टूडियो में या आर लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में, या फिर आप डायरेक्ट खुद टाइप करेंगे। तो टाइप के हवाले से हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है कि आप सी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, आप स्कैन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम चूंकि बिल्कुल छोटे से लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसे एग्जिस्टिंग डाटा से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद भी एंटर करके कर सकते हैं। जब हम इंफरेंस स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप एस्टिमेशन से होता है, जिसमें एक पॉइंट एस्टिमेट और दूसरा इंटरवल होता है। पॉइंट एस्टिमेट आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, समरी स्टैटिस्टिक्स या मीन के फंक्शन से आप फाइंड कर लेते हैं। हम इस वक्त कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो इसका जो फंक्शन है वो टी डॉट टेस्ट के नाम से है, टी डॉट टेस्ट या जी डॉट टेस्ट। यानी अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो आप टी टेस्ट की तरफ चले जाएंगे, स्मॉल ऑब्जर्वेशन है, नॉन नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है या स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह नोन है, देन आप जी टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त हमारे पास एक एक्स का वेरिएबल है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, हमने टी डॉट टेस्ट किया, एक्स कॉन्फिडेंस लेवल, और डॉलर के साथ कॉन्फिडेंस डॉट आई एन टी किया। अगर आप डॉलर कॉन्फिडेंस डॉट आई एन टी नहीं करेंगे तो फिर ये वन सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा। ये जो टी डॉट टेस्ट है ये दो काम कर रही है इस वक्त, वन सैंपल टी टेस्ट भी और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं।
और वैसे अगर आप वन सैंपल, टू सैंपल या इवन पेयर टेस्ट वगैरह के फॉर्मूलाज को देखें, इन फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज कर कर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बना सकते हैं, या कॉन्फिडेंस के फॉर्मूले को आप थोड़ा बहुत अरेंज कर कर, यानी टी के लिहाज से अरेंज करेंगे तो आपके पास वन सैंपल या टू सैंपल या पेयर टेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। इसे ट्राई करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मैं इस एग्जांपल के मुताबिक नहीं जाता, यहाँ पर हम डाटा जो है वो थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, यानी मैं एमपीजी वाला डाटा ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अटैच एम्प्टी कार्स। अटैच मैंने क्यों किया, अटैच क्यों किया ये डाटा, ताकि नहीं, ताकि मुझे इस डाटा सेट के वेरिएबल बाय नेम मिल जाए, मुझे डॉलर साइन यूज ना करना पड़े, तमाम वेरिएबल अपने नेम के साथ अवेलेबल होंगे। ई डॉट टेस्ट एमपीजी, एमपीजी कहां से आएगा भैया, एम्प्टी कार से, क्योंकि एम्प्टी कार्स के अंदर एमपीजी का एक वेरिएबल सेव है जो कि इस वक्त मेमोरी में अवेलेबल है। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, क्योंकि अब इंफ्रेंस वाला काम शुरू हो गया ना, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर कैसे होता है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं वैसे, एक और नाम भी दिया जाता है इसे, नहीं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके अलावा भी इसे कोई और नाम दिया जाता है। टाइप वन एरर, आप अपने सही डिसीजन में कितने परसेंट एरर कर सकते हैं। तो टाइप वन एरर के अलावा, यानी जो लेवल ऑफ रिस्क है, उसके अलावा जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, यानी हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैंने 0.99 लिखा है। 0.99 का मतलब है कॉन्फिडेंस जो इंटरवल हम बिल्ड कर रहे हैं वो 99% पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसे कुछ और लिखे बगैर एंटर कर देता हूँ तो आप इसकी वर्डिंग भी नोट करें। इसकी वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, वन सैंपल टी टेस्ट, यानी इस वक्त वन सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म हुआ है। वन सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंगल मीन है ना, एक ही मीन है, एक पॉपुलेशन है, उसे आप कंपेयर करें किसी वैल्यू से और वो वैल्यू हमने जीरो इस वक्त ली हुई है। और अगर आप इसकी पी वैल्यू देखेंगे, ये काफी स्मॉल है, या दूसरे अल्फाज में इसकी जो पी वैल्यू है वो बहुत लार्ज है, 2 से भी बड़ी है, 1.96 तो वैसे ही बड़ी है, 3 से भी बड़ी है। लार्ज वैल्यू के हम बगैर टेबल देखे, बगैर पी वैल्यू को देखे हम कह सकते हैं कि देयर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वैल्यू एंड सैंपल एवरेज वैल्यू, या आप इसे दूसरे अल्फाज में कहेंगे एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, एच वन एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इस वक्त कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना था, तो आप डॉलर साइन लेकर कॉन्फ डॉट आई एन टी लिखेंगे, डॉलर लिखकर कॉन्फ डॉट आई एन टी एंटर करेंगे तो आपके पास अब कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। और वैसे अगर आप नोट करें तो ये इंटरवल यहाँ पे भी मौजूद है, एग्जैक्टली यही इंटरवल उसमें भी मौजूद है, लेकिन आर ने, या आर का जो टी डॉट टेस्ट फंक्शन था, इसने आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। टी डॉट टेस्ट में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से कॉन्फ डॉट आई एन टी भी था। मैं इसे ट्राई करता हूँ, शायद इसमें शायद नेम से ही मुझे मिल जाएगा, बल्कि पहले हम इसे सेव करवाते हैं। टेस्ट टी डॉट टेस्ट एमपीजी कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू, मैं 95% कर देता हूँ इस वक्त। और टेस्ट को अगर हम एंटर करते हैं तो टेस्ट के अंदर जो कुछ सेव हुआ था वो आ गया, टेस्ट डॉलर कॉन्फ डॉट आई एन टी, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आ गया। और ऑब्जेक्ट्स टेस्ट में अगर करता हूं, ई डॉट टेस्ट का जो रिजल्ट आपके पास आया था वो टेस्ट नाम के वेरिएबल में सेव हुआ। उस टेस्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, आर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स
बैक एंड पे क्रिएट हुए, वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से आपने कोई भी ऑब्टेन करना है। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट डॉलर स्टैटिस्टिक लिखता हूं, टेस्ट डॉलर स्टैटिस्टिक्स, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। यानी ये पॉसिबल है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको अपने डाटा की सिर्फ टी वैल्यू चाहिए हो, बाकी कोई और चीजें ना चाहिए हो, आपने उस टी वैल्यू को कहीं पे यूटिलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि पहले आप कंफर्म कर लें कि टी डॉट टेस्ट के कौन से ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन के दरमियान जनरेट होते हैं। उसने हमें कितने ऑब्जेक्ट बताए हैं, उसने हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी बताया हुआ है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का भी बताया हुआ है, डाटा का जो नाम आप यूज करेंगे वो भी एज ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है, एस्टिमेट मेथड में यानी एस्टिमेशन मेथड डिफरेंट आ जाते हैं, नल डॉट वैल्यू है, पी वैल्यू है, पैरामीटर है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैंडर्ड एरर है। यानी स्टैंडर्ड एरर भी आप यहाँ पर अलग से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट जो आप ले रहे होते हैं, ये वो वाली एरर भी कैलकुलेट करके आप अलग से ले सकते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपने इसे खुद कैलकुलेट करना हो तो देखें, उसमें आपको ये नीचे जो कोड दिया हुआ है इसमें हम इसे खुद कैलकुलेट कर रहे हैं टी टेस्ट को, यानी टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट का जो फॉर्मूला था। लेकिन आप ये देख लें कि सिर्फ कैलकुलेटेड टी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटेड टी या जी इंटरवल के लिए आपको ये सारी लाइंस लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो अगर फंक्शन अवेलेबल है वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको खुद राइट करना होगा। एक नजर आप अगर इस कोड को देख लें और फिर मुझे बताएं कि क्या आपको ये समझ आया है, ये कोड समझ आया कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाया, स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट की, और इंटरवल एक्चुअली आ क्या रहा है हमारे पास, ये जरा एक दफा देख के बताएं। इनमें एक दो पॉइंट हैं, एक दो चीजें जो मैंने आपसे पूछनी हुई हैं। जी, क्या नहीं आ रहा, आईएनटी स्पेस नहीं देनी डॉट से पहले और बाद में, इकट्ठा लिखना है, पहले ये देख लें इकट्ठा लिखा है। दूसरा ये देख लें कि आपने उसे जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया है रिजल्ट्स को, उसके बाद डॉलर साइन लेना है आपने, फिर लिखना है आपने किसी वेरिएबल में सेव करवाया है। स्पेस डॉलर के बाद आपने स्पेस दी हुई है, देखें अगर एरर आ रही है तो आपने उसे देखना है कि वो क्यों आ रही है। डॉलर के बाद इन्होंने स्पेस दी हुई थी तो डॉलर के बाद इमीडिएट लिखे तो एरर नहीं आएगी। आज में ये मसले होते हैं तो हम अपन उसका हाँ, इन चीजों का ख्याल आपने करना, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगे ना कि कहाँ पे आपने स्पेस देनी है, कहाँ स्पेस नहीं देनी, स्मॉल लेटर कोमास का यूज। ठीक है जी, ये कोड समझ आ गया या एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। टी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, अगर मैं यानी सिंपल टी के फॉर्मूले की बात करूं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें वन सिंपल टी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। आप उसे जी कंसिडर कर लें या टी कंसिडर कर लें। जी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें एक्स बार चाहिए, पॉपुलेशन का मीन यानी जो एच नॉट पॉपुलेशन मीन इक्वल टू दिस, पॉपुलेशन का वेरिएंस, या अगर टी टेस्ट है उसका एस्टिमेटेड वेरिएंस, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसका आर कोड लिखना है, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन की का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, हमें मीन भी कैलकुलेट करना है, ये भी वैल्यू में चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इससे हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इन्हें डिवाइड करके इससे भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा तो जी
इसका अभी हम फंक्शन नहीं बना रहे, अभी हम फंक्शन वाली स्टेज पे नहीं है, हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं। फंक्शन भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना हो तो फिर आप क्या करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ये आप इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशंस, और यहाँ पर इंसर्ट इक्वेशन में जाएंगे। इस वक्त एक्टिव नहीं है। अब अगर आप आते हैं इंसर्ट इक्वेशंस और ये इंसर्ट इक्वेशन, जैसे आप इसे लेंगे तो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ जाएंगी। मुझे इनकी चूंकि कमांड्स भी याद हैं कि फ्रैक्शन कब यूज करनी है, स्क्वायर रूट वगैरह, तो मैं इसलिए इसे बगैर देखे कर सकता हूँ। अदरवाइज आपने यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर या टेम्पलेट कहलाती हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। बस आपने फ्रैक्शन लेनी है तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। आपने ये देखें कुछ लिखी हुई चीजें भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आपने रेडिकल्स लेने हैं, स्क्वायर रूट्स लेने हैं, तो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लोड हो रहे हैं ये, ठीक है। इसी तरह से आपने समीशन साइंस लेने हैं, इंटीग्रेशन लेनी है, वो सारे के सारे वन बाय वन आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे। ये यही चीज तो हम आप लोगों को कह रहे होते हैं कि सिर्फ स्टैट नहीं पढ़नी, आपको साथ कंप्यूटर का एफिशिएंट यूज आना चाहिए। और जो चीज पता चलती है उसकी एक्सपर्टीज लें, उसके बगैर आप की जो सक्सेस है वो डिले होती जाएगी। अगर हम ये एक ही बात है, आप टी ले लें, जी ले लें, हम बात इन दोनों का फॉर्मूले का स्ट्रक्चर तो सेम है, सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन नोन है, अननोन है, पॉपुलेशन नॉर्मल है नहीं है, सैंपल साइज के, अदरवाइज स्ट्रक्चर यही रहना है। आप टी टेस्ट की बात करें या जी की बात करें, इवन अगर आप टू सैंपल की बात करें तब भी स्ट्रक्चर यही रहेगा। वहां पे हम डिफरेंस बेस पे काम कर रहे होते हैं। एनी हाउ, अब ये फॉर्मूला हमने देख लिया, अगेन उसी फॉर्मूले से हमने ये ड्राइव किया हुआ है। ये क्वांटिटी जब इधर आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास आ रही है। ये मैक्सिमम अलाउेबल एरर है, और मीन आप एक दफा प्लस माइनस कर रहे हैं, मैक्सिमम अलाउेबल एरर से आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। और अगर मैं इसे डिटेल फॉर्म में लिखूं तो बेसिकली ये इस तरह से लिखा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये विद प्लस साइन आ जाएगा। इस तरह से आप नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो आर में आते कोड को देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। एक्स यानी डाटा वेरिएबल हमारे पास है, इसमें वैल्यू सेव है, एमपीजी का वेरिएबल समझ लें। कॉन्फिडेंस लेवल हमने अपनी आसानी के लिए लिया हुआ है, ठीक है, 0.95। आप यहाँ पे ना लिखें, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, 1 - 0.95 कर दें तब भी ठीक था, ठीक है। जी क्यू नाम 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, यानी इससे क्या कैलकुलेट होगा, अल्फा। अल्फा क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ रिस्क, टाइप 1 एरर डिवाइडेड बाय 2, 2 टेल बनाने के लिए 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 1 टेल एक तरह से हो जाएगा। लो टेल इज इक्वल टू फॉल्स। ये कमांड क्या कैलकुलेट कर रही है, टेबल से जी की वैल्यू या टी की वैल्यू। अगर आप क्यू टी कर देंगे तो टी की टेबल वैल्यू आ जाएगी गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। अगर आप क्यू नाम करें तो जी टेबल से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी 0.95 है तो जी की वैल्यू तकरीबन 1.96 होगी, या 1.95545 समथिंग इस तरह से होगी। एक्स बार मीन ऑफ एक्स, इसका हमने एक्स ले लिया। क्यों मीन लिया हमने, इसका फॉर्मूले में हमें मीन चाहिए। स्टैंडर्ड एरर, एससी से मुराद हमने स्टैंडर्ड एरर ली है, वो क्या थी, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, अगर ये पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, सैंपल है तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, एस्टिमेटेड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। लेंथ ऑफ एक्स क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एक्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर रूट भी साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया, मीन में से जी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर, और मीन में जी प्लस स्टैंडर्ड एरर, ये हमने लिखकर सी कंकेटिनेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो एक वैल्यू नेगेटिव की कैलकुलेशन से आ जाएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव की कैलकुलेशन से आ जाएगी।
और ये एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो आप फंक्शन से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये होपफुली आप, ये उसमें मौजूद है स्लाइड्स में, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मुझे शेयर हो गई है, ये वही स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड्स हैं, कल ही बता दिया। 170 स्लाइड्स मैं कल ही शेयर कर चुका हूं आपको, सारी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप प्रोपोर्शन का जो टेस्ट है वो भी कर सकते हैं, वन सैंपल प्रोपोर्शन टेस्ट, प्रॉप डॉट टेस्ट। लेकिन अब यहां पर आप एक्स वाला डाटा उस तरह से नहीं देंगे। प्रोपोर्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं उसमें एक्स क्या होता है, प्रोपोर्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक्स क्या होता है। वन सैंपल प्रोपोर्शन टेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मैंने प्रोपोर्शन के टेस्ट में एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ किस चीज की पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ जो हम फाइंड करते हैं। अच्छा, एक्स यहाँ पे एक्स 97 लिखा हुआ है, एन 240 लिखा हुआ है। आपके मुताबिक इससे क्या मुराद हो सकती है, इसका क्या मतलब है? उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, 240 ऑब्जर्वेशन होगी। एक्स क्या है, एक्स क्या है, सैंपल्स होंगे। प्रोपोर्शन क्यों कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज क्यों कैलकुलेट होती है? आपने कोई सर्वे किया, उस सर्वे में आपने यस नो का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि आपको आज समझ आई या नहीं आई, आपने यस नो में आंसर करना है। ठीक है, सपोज कर लें आप 240 पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं वर्कशॉप में। ठीक है, 97 ने यस कहा, ये वो एक्स होगा, यस कहने वाले। इवेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप किस में, अगर मैं नो में इंटरेस्टेड हूं, देन एक्स जो है वो 240 माइनस 97 हो जाएगा। जी, किस चीज की पॉसिबिलिटी होती है, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा आपने बतानी है ना, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये आपके पास बनता है। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप x इज इक्वल टू 97 कर रहे हैं कि आपको 97 रिस्पॉन्सेज आए हैं आउट ऑफ 240। तो प्रॉप डॉट टेस्ट ये कंडक्ट हो जाएगा और उसमें कंटिन्यूटी फैक्टर जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा। आप इसे जब रन करेंगे तो इन इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास प्रोपोर्शन टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने चूंकि इसे कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे एक टेक्निकल इशू है कि स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई हैं, तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो देखें वहां पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि वन सैंपल प्रोपोर्शन विद कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। उसमें डाटा में देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, वैसे मैंने बता दिया लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं था, इसको दोबारा देख रहा हूँ तो 97 आउट ऑफ 240, यानी 240 रिस्पॉन्सेज में से इवेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका 97 में है। ठीक है, और उसका जो नल हाइपोथेसिस है वो 0.5 50% चांसेस की बात हो रही है। कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर्ड, डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये उसकी पी वैल्यूज और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह भी आपके पास है। ये सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह से आप इसे करेक्शन फैक्टर को फॉल्स लिख देंगे तो फिर करेक्शन फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये जो सैंपल और पॉपुलेशन के रेशियो वाला इशू है वो आप यहाँ पे इसे वो कर सकते हैं। इसी तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप नंबर ऑफ हेड की बात कर रहे हैं तो आप रैंडम डाटा जनरेट कर लें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से।
इस कमांड के बारे में मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप लोग चूंकि इसे पढ़ चुके हैं, आप मुझे बताएंगे कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे। ये कल हमने काम किया था, यूं समझ लें कि आर नाम में ही है या आर बाइनोम है। ये किस किस्म के रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा या कितने रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों में से कोई भी आंसर कर दे तो ठीक है, समझ लें कि आपको काफी काम आ रहा है। मंडे वाला टेस्ट आज ही शुरू है। आर बाइनोम 1 साइज 20। चलें, ये जो तीनों इंफॉर्मेशन, इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, ये भी बता दें कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो समझ लें कि आप काफी हद तक बेहतर लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 है। अच्छा, और नंबर ऑफ साइज क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन, और ये 1 क्या है, असल तो ये 1 है, पैरामीटर होगा। पैरामीटर कौन कौन से हैं बाइनोमियल के, पी और एन। तो पी और एन तो आपने डिस्कस कर लिया, ये दो पैरामीटर तो नहीं है अभी। एक्स की वैल्यू 1 जो लिखा हुआ है वो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि हमने सिंगल वैल्यू लिखी है, 1 लिखा है, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए रैंडम नंबर जनरेट होगा फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल 20 और जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 है। तो अगर मैं इसे एंटर करता हूं तो देखें उसके मुताबिक उसकी एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अगर मैं यहां पर सपोज लिखता सी ऑफ 1 2 3 5 इस तरह से, अब 3 नंबर जनरेट होते हैं। या अगर मैं यहां पे लिखता सपोज 1:5, 1 से लेके 5, टोटल 5 नंबर जनरेट होते हैं। जितने आप एक्स बताते उतने एक्स के लिए आपके पास नंबर जनरेट हो जाते हैं। तो जहां पर हमने नंबर ऑफ हेड या हेड्स ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करवा दिए, और इसके लिए हमने बाइनोम डॉट टेस्ट कंडक्ट किया। अब प्रोपोर्शन टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। बाइनोम डॉट टेस्ट, कितने हेड या हेड्स पे आपने टेस्टिंग की थी, और फिर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल विद रेफरेंस टू देयर नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, हाँ जी। आर वाला हमने कल डिस्कस ये किया था कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर शुरू में आर का प्रीफिक्स आ रहा है तो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करेगा। आपने किस चीज का ख्याल करना है कि वो जो भी फंक्शन है उसमें कौन कौन से पॉसिबल आर्गुमेंट है। आर नार में आपने देखा था कि आपने आर नाम ब्रैकेट 10 लिखा तब भी जनरेट हो गया था। ठीक है, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज मीन 0 और स्टैंडर्डेशन 1 पुट किया हुआ है। ऐसे ही आर बाइनोम में भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी होंगी, और इसके जो दो पैरामीटर हैं एन और पी, ये भी स्पेसिफाइड हैं। या तो आप स्पेसिफाई करेंगे, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, काई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आर्गुमेंट्स को अपने जहन में रखकर उसे आपने जनरेट करना। वन सैंपल टी टेस्ट करना हो तो ये हमने दोनों चीजें साथ साथ कर ली। कॉन्फिडेंस इंटरवल करें या टी टेस्ट करें, दोनों सूरतों में आप एक जैसा रिजल्ट ले सकते हैं। टी डॉट टेस्ट अपने वेक्टर देना है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा काम चेंज कर दिया मैंने ना, म्यू इज इक्वल टू 15 कर दिया। अगर जरा इसे हम ट्राई करते हैं, मैं बल्कि यहाँ पर एमपीजी भी काम कर रहे थे, या चलें इसी पे काम कर लेते हैं। मैं इस एक्स को कॉपी करता हूँ, एक्स मेरे पास आ गया, और टी डॉट टेस्ट एक्स में लिखता हूं। इस रिजल्ट को थोड़ा गौर से पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद में टी डॉट टेस्ट एक्स म्यू इज इक्वल टू 15 करता हूं। इन दोनों रिजल्ट को जरा कंपेयर करें और मुझे बताएं कि क्या फर्क नजर आता है। डेफिनेटली टेस्टिंग रिजल्ट में या उसकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा, लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है कि यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिखा हुआ है, ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एच नॉट कॉलन म्यू नॉट इक्वल टू 0।
H1 H0 mu इक्वल टू 0, H1 mu नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर Q मीन इज नॉट इक्वल टू 15, यानी अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देंगे म्यू इज इक्वल टू 15 का, तो अब H नॉट आपके पास ये H1 क्या हो जाएगा, H नॉट म्यू इक्वल टू 15, H1 म्यू नॉट इक्वल टू 15। और अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हमने वन टेल टेस्ट करना हो फिर क्या करना होगा, तो उसके लिए आप एक आर्गुमेंट यूज करेंगे अल्टरनेटिव। ठीक है, बस मैं इसी कमांड में अल्टरनेटिव इक्वल टू लेस करता हूं। लेस का मतलब अब क्या होगा, H1 कॉलन म्यू लेस देन 15। इसे देखते हैं, देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, Q मीन इज लेस देन 15। और अगर आपने ग्रेटर वाला करना है तो यहाँ पे आप ग्रेटर लिख दें, तो वो ग्रेटर देन वाला आ जाएगा। यानी आप वन टेल दोनों साइड में से कोई भी टेल या टू टेल वाला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने टी डॉट टेस्ट के रिजल्ट को किसी वेरिएबल में सेव करवाया है, या आप इसी कमांड के को ऑब्जेक्ट की ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, तो आपको बता देगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जनरेट हुए हैं। उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को आप डॉलर साइन के साथ रिट्रीव कर सकते हैं। यानी अगर आपको सिर्फ कैलकुलेटेड टी वैल्यू चाहिए तो आप टी डॉट टेस्ट ये सारा कुछ लिखकर इसके बाद डॉलर डालेंगे और आप सपोज स्टेटिस्टिक्स लिख देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो आप डीएफ लिख देंगे। मीन चाहिए, अगर मीन है इसमें तो आप मीन लिख देंगे, एस्टिमेट है या जो भी आपके पास है वो इस तरह से आप लिख देंगे। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये अब आपने खुद ही ट्राई करना है। वैसे मैं बता भी चुका हूँ, उसी वन नंबर की टेस्ट को हमने खुद कैलकुलेट किया। ठीक है, मीन ऑफ एक्स माइनस 15, यानी एच नॉट H1 में हम लेस देन या नॉट इक्वल टू 15 ले रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n हमने क्यों किया हुआ है कि n में लेंथ ऑफ एक्स अलग से हमने सेव करवा दी। ठीक है, अगर आप सेव नहीं करवाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे सेव करवा चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करवा चुके हैं। ये अगर हमें आगे कहीं पे चाहिए होगी यानी टेबल वैल्यू के लिए, तो वहां पे हम डीएफ वगैरह यूज कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। देखें, अगर आप आर को दो तरह से आप काम कर सकते हैं ना, या तो ये है कि आप बिल्ट इन फंक्शन को सर्च करें और उस पर काम करें। दूसरा वे ये है कि बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है या आप सर्च नहीं कर सकते, छोटे से कोड है, ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, आप उसको कोड दोनों पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एक हम चीज याद रखें, इसमें चांस होता है कि एक तो आपका टाइम ज्यादा लग जाए, और दूसरा आप बाजार समझ रहे हैं कि आपने जो कोड्स ऑफ लाइन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें पॉसिबल है कि टेक्निकल एरर हो। तो अगर एक फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत सारी टेस्टिंग के बाद ही बना है, वो आपको जो रिजल्ट देगा वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। आप अगर गलती करेंगे तो हो सकता है वो गलती आपसे आप उसे ओवरलुक कर जाए, आपको वो गलती कभी नजर ही ना आए। आपके सारे रिजल्ट आप रिपोर्ट थीसिस तैयार कर लें, बाद में पता चले थीसिस रिजेक्टेड हो गया, रीजन क्या आपने ब्रैकेट एक पुट नहीं की थी या डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गलत कैलकुलेट कर ली। वो इसलिए बेहतर है, हाँ प्रैक्टिस के लिए ये जरूर करें, बिगिनर के तौर पे ये जरूर करें, छोटे छोटे फार्मूला से स्टार्ट हो जाएं उन फार्मूला। और उसका बेस्ट वे क्या होता है कि कोई भी बुक ले लें जो आप समझते हैं कि उसके फार्मूलाज आप आसानी से कर सकते हैं, एग्जाम्पल सोल्व दें, उसकी डाटा एग्जाम्पल लें, सोल्यूशन दिया होगा, आप उस सोल्यूशन के मुताबिक उसे मैच करें। ठीक, हाँ, फिर आप उसकी तरफ आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब टू सैंपल इंडिपेंडेंट की हमने बात की है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, टी डॉट टेस्ट टू सैंपल के लिए भी यूज हो जाता है। यही फंक्शन वन सैंपल भी कर रहा है और टू सैंपल भी कर रहा है। एक सैंपल हमने एक्स के तौर पर सेव करवाया, एक वाई के तौर पर करवाया। ठीक है, टी डॉट टेस्ट एक्स कोमा वाई, आगे आपने अल्टरनेटिव आर्गुमेंट में लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है, नॉट इक्वल टू लेना है, वो जो भी वेरिएंसेस आर इक्वल ट्रू या फॉल्स, वो जो असम्पशंस आती हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल या नॉट इक्वल, वो आप
ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके पास टू सैंपल टेस्ट का के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ इक्वल लिखा हुआ है? ये ये उसका आर्गुमेंट कहलाता है। वेरियंस डॉट इक्वल ये उसका आर्गुमेंट है। आप वेरियंस डॉट इक्वल की एग्जाम्पशन को लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे? लेना चाह रहे हैं तो आप इसे इक्वल टू ट्रू करेंगे, नहीं लेना चाह रहे तो फॉल्स करेंगे। ठीक है, मैं इसे जल्दी से जरा रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वाई वाला भी ले लेते हैं। इसमें एक काम मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो भी हमने दो लाइंस में अभी स्किप कर रहा हूँ। ई डॉट टेस्ट एक्स कोमा वाई, अल्टरनेटिव वगैरह भी ले लूँ या रहने लूँ? अल्टरनेटिव इज इक्वल टू लेस, चलिए हम यहां तक ले लेते हैं। और ये देखें कि ये टू सैंपल टेस्ट, बैच टू सैंपल टेस्ट आ रहा है, पहले वन सैंपल टेस्ट लिखा होता है। और इसी तरह से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ट्रू डिफरेंस इन मीन इज लेस देन म्यू, यानी म्यू1 माइनस म्यू2 इज लेस देन, या आप क्या कहते हैं h1 म्यू1 इज लेस देन म्यू2, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, या म्यू1 इज नॉट इक्वल टू म्यू। उसने क्या किया, म्यू1 माइनस म्यू2 इज लेस देन 0। अगर आप ग्रेटर करेंगे तो डिफरेंस इन मीन इज ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ये उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। और उसके सैंपल एस्टिमेट्स मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, ये मीन ऑफ एक्स है, ये मीन ऑफ वाई, यानी एक्स बार और ये वाई बार। और ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे आप लोग क्या लेते थे, n1 प्लस n2 माइनस 2, लेकिन बैकएंड पे एक सिचुएशन चल रही होती है, वेरिएंस इक्वल या नॉट इक्वल की ऑप्शन चलती है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का ज्यादा से फॉर्मूला है, ये उस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट होगा। ये टी कैलकुलेटिंग वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है 1.96, इवन 1 से भी स्मॉल है, एच नॉट एक्सेप्ट होगा इसके मुताबिक। वैसे अगर आप देखें टी वैल्यू 0.05 से ये लेवल सिग्निफिकेंस से बड़ी है, एच नॉट एक्सेप्ट होगा, एच1 रिजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक्स और वाई के जो मीन्स हैं वो सेम है, उनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो वो डिफरेंस इग्नोर किया जा सकता है, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अच्छा इसमें ये दो चीजें मैंने मिस की हैं, इसे देखते हैं जरा कि ये क्या हमें बताती हैं। बॉक्स प्लॉट ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट ही रन कर लेता हूँ, बाकी चीजें नहीं लिखता। जी, क्या बना? ऐसे ही पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल का बॉक्स प्लॉट ड्रा हो गया, और इसमें सर्कल सभी का है जो डाटा वैल्यूज मैंने, इसका मतलब है कि जो एक्स का डाटा है उसमें आउटलायर भी एग्जिस्ट करता है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये क्वार्टाइल 1 है, ये जो नीचे वाली लाइन है, सेंट्रल वाली लाइन मीडियन यानी क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और ये मैक्सिमम है। और अगर सर्कल वगैरह आ जाते हैं तो उसमें तो डाटा में आउटलायर भी एग्जिस्ट करता है। ग्राफ को क्या सेव कैसे करना है? अच्छा, आप इसे राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज करें या एक्सपोर्ट कर लें। इससे पहले वैसे एक्सपोर्ट नहीं होता था, मैं इस वक्त ट्राई कर लेता हूं। इसी ग्राफ विंडो में आप जाएं, सेव एज इमेज करें, और जहां आप उसे सेव करना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्टरी में आप उसे सेव करना चाह रहे हैं वहां पे सेव कर लें। मैं इसे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूं। जी, ये मैंने इसे सेव किया और देखते हैं कि क्या। ये देखिए ग्राफ आपके पास अब आ गया। इससे आप वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लें, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज आप चाहें तो इसे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट में आप ये देखें कि एक और काम अगर हम करें, नेम्स इज इक्वल टू सी ऑफ दिस, तो अब उनके वेरिएबल नेम आ गए, या जो नेम आप यूज करना चाह रहे थे वो आ गए। इसी तरह से इसमें एक और टेस्ट है, var डॉट टेस्ट, एफ टेस्ट
F test to compare two variances. जब आपने यहाँ हमारे हाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें टी टेस्ट जब करना है, जी टेस्ट करना है, अनोवा करना है, हम डायरेक्ट ये टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आपने जो भी इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करनी है, पहले आप उस टेस्ट की अजम्पशंस को चेक करें। मसलन वन सैंपल या टू सैंपल टेस्ट हो, उसकी एक अजम्पशन क्या है कि मसलन अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल की बात कर रहे हैं, तो आपको पॉपुलेशन के वेरिएंसेस चेक करने चाहिए कि वो वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि डाटा नॉर्मल होगा, तो आपको वेरिएबल की नॉर्मलिटी चेक करनी चाहिए, उसके बाद जाकर आप वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो वेरिएंस डॉट इक्वल हम चेक कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। ये पी वैल्यू हमें क्या बता रही है कि एक्स और वाई के जो वेरिएंसेस बताते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, उनमें डिफरेंस नहीं है। और दोनों वेरिएंसेस की जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर कैलकुलेट करके उसने आपको वो भी दे दिया है। तो ये दो कमांड जो यहाँ पे पुट की हुई थी, उनका बुनियादी मकसद क्या था कि जो बेसिक्स assumptions हैं वो चेक हो जाए। हमने वैसे नॉर्मलिटी चेक नहीं की, लेकिन जो बॉक्स प्लॉट है ये नॉर्मलिटी चेक करने के लिए भी यूज होता है। कैसे यूज होते हैं कि इनकी जो टेल्स हैं, इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो ऑलमोस्ट, और ये जो मीडियन लाइन है ये बॉक्स के सेंटर में हो, तो इसका मतलब है वो वेरिएबल अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। और अगर आप एक्स का देखें तो ये नॉर्मल नहीं है, ये स्क्यूड है। एक्स का अगर हम डाटा देखें तो इसमें एक वैल्यू 48 आ रही है, बाकी जो है वो 15 से 20, 22, 29, 30 के करीब है। एक वैल्यू रिलेटिवली बड़ी है तो डाटा को नॉर्मल नहीं होने दे रही, तो वो आउटलायर के तौर पर आ रही है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जिसे आप डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट भी कहते हैं। बिफोर एंड आफ्टर के डाटा आपके पास, सपोज ये बिफोर है और ये आफ्टर है, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, ए माइनस बी करेंगे और वही टी डॉट टेस्ट अप्लाई कर देंगे, आपके पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन रोज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट सैंपल टू टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टू टेस्ट? ये कब यूज करेंगे या क्यों यूज करेंगे? वन सैंपल को मैं भी स्किप कर रहा हूं, हम सिर्फ दो सैंपल देखें। यहां पे भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक को हमने अपने तौर पे बिफोर कह दिया, एक को आफ्टर कह दिया, उसमें भी एक्स और वाई के नाम से था। यानी अगर मैं इसे एक्स और वाई कर दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर आपने पेयर्ड सैंपल टेस्ट करना है या इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करना है? जो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था ना। अगर हम जी के लिहाज से लेते हैं, टी से लेते हैं तो एस्टिमेटेड आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला और जो वन सैंपल वाला है वो हम कब यूज करेंगे? सॉरी, पेयर्ड वाला कैसे यूज करेंगे? ये फॉर्मूलाज की तो हमें समझ आ रही है, डेटा को देखकर हम हमें कैसे पता चलेगा कि पहला फॉर्मूला यूज करना है या दूसरा? दो पॉपुलेशन, तो वही बात कर रहा हूं ना मैं कि यहाँ पे ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है, मैं इसे एक्स और वाई कर देता हूँ, तो ये अब इंडिपेंडेंट बनेगा या पेयर्ड बनेगा? यहाँ पे फिर इंडिपेंडेंट हो गया या पेयर्ड हो गया? ये पेयर्ड क्यों नहीं है फिर? दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मैंने यहाँ पे पेयर्ड किया हुआ है।
यहाँ पे मैंने पेयर्ड लिखा हुआ है ना, आर्गुमेंट पेयर्ड ट्रू कर देंगे तो पेयर टेस्ट बन जाएगा, फॉल्स करेंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। देखिए, सपोज कर लें कि इसी वर्कशॉप में जैसे तकीर साहब ने आपसे कहा कि आपका एक क्विज हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, हम मेल और फीमेल के मार्क्स नोट कर लेते हैं, मेल ग्रुप एंड फीमेल ग्रुप। अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, मेल ग्रुप ने ज्यादा मार्क्स लिए ऑन एवरेज या फीमेल ने, तो ये इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। क्यों? फीमेल की परफॉर्मेंस मेल से इंडिपेंडेंट है, मेल की परफॉर्मेंस टेस्ट के लिहाज से फीमेल से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना एक दूसरे से। लेकिन अगर ये दोनों मेल और फीमेल ग्रुप आपस में डिपेंडेंट होता, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता, देन आप पेड़ की तरफ जाएंगे। डिपेंड कब होता है? एक पॉसिबिलिटी है जब बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। अब हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, अब हम क्या कह रहे हैं कि वर्कशॉप से पहले आपसे क्वेश्चन किए जाते आर के हवाले से, उसका स्कोर नोट कर लेते, वर्कशॉप के बाद आपसे टेस्ट लेते, फिर स्कोर, बिफोर एंड आफ्टर, यानी बिफोर ट्रेनिंग आपने क्या लर्न किया हुआ था, आफ्टर ट्रेनिंग उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई। अगर इंप्रूवमेंट, हम ये चीज देखना चाह रहे हैं, एक ही पॉपुलेशन को हमने 2 दफा स्टडी किया, पहले क्या था 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन थी, अब पॉपुलेशन एक ही है लेकिन उसे हमने 2 दफा स्टडी किया। एक दफा उसे हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, उस पर कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई चीज अप्लाई नहीं की, और अगली दफा कुछ टाइम के बाद हमने उसे दोबारा स्टडी किया क्योंकि हम ट्रेनिंग अप्लाई कर चुके, बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन। या फिर आप ऐसे ग्रुप ऑफ स्टडीज, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी कर रहे हो जिनमें ब्लड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, जैसे हस्बैंड वाइफ है या ब्रदर सिस्टर है जेंडर। पहले जो जेंडर की एग्जांपल थी आपके हवाले से, वो क्या थी कि मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई ऐसी वर्कशॉप होती कि ब्रदर एंड सिस्टर इकट्ठे वर्कशॉप ले रहे थे, तो रेलेवेंट ब्रदर एंड सिस्टर को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा, ब्लड रिलेशनशिप, एक ही चीज के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, देन पेयर टेस्ट की तरफ जाएंगे। डिपेंडेंट इसलिए उसे कहा जाता है कि डिपेंड कर रहे हैं दोनों ग्रुप एक दूसरे पर, उनमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर आप टी टेस्ट को देखें, हमने तकरीबन सबके लिए टी टेस्ट अप्लाई किया, तो मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि मैं जरा टी टेस्ट की हेल्प तो पढ़ूं कि इसमें इसी से हमने 1 सैंपल भी किया, इसी से 2 सैंपल, इंडिपेंडेंट 2 सैंपल भी किया, और इवन हमने पेयर टेस्ट भी किया, अल्टरनेटिव यहाँ पे चेंज किए। तो इसके ये जो आर्गुमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इसके आर्गुमेंट्स में देखेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल देने के बाद अल्टरनेटिव भी डिफाइन किए हुए कि आप अल्टरनेटिव कौन कौन से ले सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज दी हुई है, टू डॉट साइडेड, लेस और ग्रेटर देन। यानी अगर आपने 2 साइड कॉन्फिडेंस इंटरवल या टी टेस्ट करना है, तो अल्टरनेटिव को आप इक्वल करेंगे 2 डॉट साइडेड के। ठीक है, म्यू की वैल्यू भी डिफाइन है, अगर आप म्यू की वैल्यू नहीं लेंगे तो वो 0 से टेस्ट होगा, 0 से कंपेयर होगा। अगर आप म्यू की वैल्यू डिफाइन कर देंगे तो वो उस डिफाइंड वैल्यू के साथ चेक होगा। इसी तरह से अगर आप पेयर्ड को, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर आप इसे ट्रू कर देंगे तो पेयर टेस्ट कंडक्ट होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। वेरिएंस इक्वल की अजम्पशन आपके पास मौजूद है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, आप इसे ट्रू कर सकते हैं। और इसी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल 95% डिफाइंड है, आप इसे वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आ जाएगा। और अगर स्टिल इसकी इनकी डेफिनेशन नहीं समझ आ रही, तो 1 बाय 1 यहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस वैल्यू का क्या मतलब है, यानी पीरियड का क्या मतलब है, वेरिएंस डॉट इक्वल का क्या मतलब है। ठीक है, और बाकी आपको डेफिनेटली उसकी डिफरेंट एग्जांपल, पॉसिबल एग्जांपल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक ही टेस्ट से हमने, एक ही फंक्शन से हमने 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट भी परफॉर्म कर लिए। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 2 से ज्यादा ग्रुप हों तो फिर हम नोवा की तरफ जाएंगे। या तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं, तो हम 1 को 2 से, 1 को 3 से और 2 को 3 से कंपेयर करें, यानी 3 डिफरेंट टी टेस्ट या टी जी टेस्ट कंडक्ट करें। अब 3 ग्रुप के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा ग्रुप हो, 5 ग्रुप हो, तो 1 विद 2 3 4 5, 2 विद 3 4 5, 3 विद 4 5, 4 विद 5, ये टेस्ट बढ़, यानी आप हर एक को दूसरों से कंपेयर करते जाएंगे। तो जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतने ही कंपैरिजन होंगे। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन्नोवा की तरफ चले जाते हैं।
नोवा का अलग से डाटा पुट करने के बजाय एम्प्टी कार्स ही हम यूज कर रहे हैं और इस वक्त हम सिलेंडर वाली ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एमपीजी यूज कर रहे हैं। मैं इसे पहले डायरेक्ट रन करता हूं, पहले मैं अनोवा की कमांड को डायरेक्ट रन करता हूं। एमपीजी हम देख लेते हैं और सी वाई एल हम देख लेते हैं। एमपीजी हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और सी वाई एल कैटेगोरिकल ग्रुपिंग या फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है। सी वाई एल में 3 ग्रुप हैं, 4, 6 और 8, और एमपीजी में कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं। और नोवा का फंक्शन हम यूज करेंगे एमपीजी टिल्डा साइन और सी वाई एल। ये एएनओ एओवी एओवी ये हम यूज करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बेसिक रिजल्ट आ गए हैं, डिटेल रिजल्ट नहीं है। सम ऑफ स्केयर्स, रेजिडुअल्स और सम ऑफ स्केयर रेजिडुअल्स की स्टैंडर्ड एरर। अगर आपको नोवा के रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर समरी फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ, वही समरी फंक्शन जो हमने डिस्क्रिप्टिव के लिए भी यूज किया था और लीनियर मॉडल की टेस्टिंग के लिए भी यूज किया था। अब अगर आप देखें तो नोवा लाइक आपके पास रिजल्ट आ गए। जी देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है, सी बाई एल रेजिडुअल्स टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर, एफ वैल्यू और ये पी वैल्यू। लेकिन ये रिजल्ट गलत है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सिलेंडर के हमारे पास 3 ग्रुप थे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आनी चाहिए थी, यहां पर 1 आ रही है। 32 ऑब्जर्वेशन थी, 32 -2 ये 30, यहाँ पे 30 आना चाहिए था, ये 30 में से 1 माइनस होकर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कोई टेक्निकल एरर की है, ठीक है। वो एरर क्या है, हम इसे ए ओ वी को इस तरह से करेंगे, बल्कि मैं समरी भी साथ ले लेता हूं। एमपीजी टिल्डा साइन और फैक्टर सी वाई एल करेंगे हम। सी वाई एल कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जब आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में लेंगे तो ये लाजमी तौर पे एज ए फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए। अब मैं इसे एंटर करता हूं तो देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई है। अब ये ठीक कैलकुलेट हुआ है, अब ये ठीक कैलकुलेट हुआ है और ये बेहतर रिजल्ट। आप इसके अलावा भी और चीजों पे चेक कर सकते हैं। अगर समरी फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो अनोवा लाइक टेबल आपके पास नहीं आएगा। समरी फंक्शन यूज करेंगे देन आपके पास अनोवा के बेसिक रिजल्ट आएंगे। इसे सेव करवा के करते हैं ताकि हम मॉडल डॉट अनोवा यूज कर सकें। सी वाई एल को मैं एज ए फैक्टर वेरिएबल लेता हूं, अब ये एज ए फैक्टर आ जाएगा। नोवा रिजल्ट्स में मैं सेव करवाता हूं एमपीजी टिल्डा सी वाई एल। अब मैं यहाँ पे फैक्टर सी वाई एल नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर मैं सी वाई एल को चेंज कर चुका हूं। सी वाई एल को मैं फैक्टर में कन्वर्ट करके दोबारा सी वाई एल में सेव करवा दिया, तो इसलिए मुझे फैक्टर ऑफ सी वाई एल करने की जरूरत नहीं है। समरी ऑफ अनोवा अगर हम करते हैं तो आपके पास अनोवा टेबल प्रोड्यूस हो जाएगा। मॉडल डॉट टेबल्स करते हैं और इसमें अनोवा लिखते हैं, तो अब आपके पास हर फैक्टर के लिए उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, मीन्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहां पर एक आर्गुमेंट मिस किया है, टाइप इज इक्वल टू मीन, मीन्स होगा ये मीन्स, ठीक है। ये देखें, नहीं सॉरी, अगर आप टाइप मीन नहीं लिखेंगे तो ये शायद वेरिएंसेस होंगे। चेक करते हैं जरा इसका, मॉडल डॉट टेबल्स। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इससे पहले जो 6.53 आया है ये क्या था। मीन्स लिखता हूं तो मीन तो हमें मिल गए हैं, लेकिन ये मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, वेरिएंस है। इसके लिए हम मॉडल डॉट टेबल की हेल्प से जरा स्टडी करते हैं। टाइप इज इक्वल टू इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स आपको देगा। आप इसमें इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और फर्दर काम हम यहां पे कर सकते हैं। क्योंकि एस एच डी अनोवा, ये किसी को आइडिया है इसका?
क्या कौन से टेस्ट होते हैं ये? कंपैरिजन, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, पोस्ट हॉक टेस्ट। ये कब किए जाते हैं? जब आपका एच नॉट, आपके पास एच नॉट रिजेक्ट हो जाए नोवा में। अगर वो रिजेक्ट नहीं होता तो आप पेयर वाइज कंपैरिजन या मल्टीपल पेयर वाइज कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो इसमें काफी सारे टेस्ट, पेयर वाइज टेस्ट मौजूद हैं। हम सिर्फ इस वक्त टोकी टेस्ट है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनका डिफरेंस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू और पी वैल्यू तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब है 6 और 4 सिलेंडर वाली व्हीकल्स में और 8 और 4 और 8 और 6 वाली व्हीकल्स में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं विद रेफरेंस टू देयर एमपीजी। एमपीजी पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स का इम्पैक्ट है और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। जहां तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं वो 1 सैंपल टेस्ट था, 2 सैंपल टीजी टेस्ट था, प्रोपोर्शन टेस्ट था या अनोवा था, ये सारे के सारे कंपैरिजन टेस्ट थे। हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को बाकी ग्रुप ऑफ पीपल से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अगर हमने रिलेशनशिप फाइंड करना हो फिर हम कोरिलेशन की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम जो रिलेशनशिप फाइंड करने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या क्या मेजर करते हैं, कोई बता सकते हैं? कोरिलेशन से हम क्या कुछ मेजर करते हैं? वैसे डेफिनेशन में कुछ लिखा भी हुआ है जी। दो चीजों को, कौन सी दो जी? कंपैरिजन तो नहीं होता दो चीजों का। कोरिलेशन किस लिए? ये कहती हैं दो या दो से ज्यादा अगर वेरिएबल हो तो उनमें रिलेशनशिप के लिए को का मतलब ही टू होता है। जैसे बाई बाई वेरिएट यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप भी कहते हैं, बाई वेरिएट रिलेशनशिप। को रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? पियर्सन कोरिलेशन। ये मेजर क्या करेगा? ये दो चीजें मेजर करेगा, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन कौन सी दो चीजें मेजर करेगा? स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। दोनों वेरिएबल आपस में कितने एसोसिएटेड हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से क्या मुराद है? उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव, सपोर्टिव रिलेशनशिप है या अपोजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उसके लिए आप COR की कमांड यूज करेंगे। एमपीजी की ही हम बात कर लेते हैं। मैं यहां पर हेड एमपी कार्स करता हूं। जो एमपीजी है, एक वेरिएबल मैं ये ले लेता हूं और एक मैं हॉर्स पावर लेता हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो माइल पर गैलन है और जो हॉर्स पावर है ये आपस में कितना रिलेटेड है और उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो उसने हमें दोनों आंसर इकट्ठे एक ही नंबर से दे दिए। नेगेटिव साइन का मतलब है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीजी एंड एचपी। ये डायरेक्शन, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन से हमें डायरेक्शन मिल गई और ये वैल्यू 1, -1 या +1 से जितनी करीब होगी उतनी ही स्ट्रेंथ को शो करेगा। यानी अगर मैं इसे 100 में काउंट कर दूं, वैसे ये ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन अगर हम इसे 100 में से मल्टीप्लाई कर दें तो x और y के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो 77.6% के करीब है। वो कि इस तरह से है गलत, हमें यहाँ पे R² की फॉर्म में लेना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे 1 के लिहाज से हम देखें तो ये 1 से काफी करीब है। हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। परफेक्ट भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग के करीब करीब या स्ट्रॉन्ग जरूर है। इससे अगर आप एक और तरह से देखें, मैं प्लॉट एमपीजी और एचपी करता हूं। एक मिनट, प्लॉट एमपीजी मैंने किया और एचपी किया, इनमें जो ज्यादातर डॉट हैं उनकी डायरेक्शन नेगेटिव है। डॉट बहुत सारे, किसी स्ट्रेट लाइन को भी काफी सारे डॉट ऐसे हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप भी काफी है
और डायरेक्शन नेगेटिव है। हम किसी और वेरिएबल पे चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं एच पी की बजाय डब्ल्यू टी लेता हूँ, नेगेटिव रिलेशनशिप है। डी आई एस पी से लेता हूँ, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और क्यू एस ई सी से लेते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन ये 50.5 से भी कम है, लेकिन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ। और एमपीजी, एचपी, डब्ल्यूटी, डीआईएसपी और क्यूएसईसी, ये मैं काफी सारे वेरिएबल ले लेता हूँ, उसने हमें एरर दे दी। मैं एक और काम करके देखता हूँ। मुझे दो वेरिएबल नहीं ले सके ना, हम एक और काम करके देखते हैं। मैंने इसे सी में इनक्लोज कर दिया, अब देखते हैं जी क्या हो गया। समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं। हाँ, एक बन जाएगा तो नहीं होगा ना। हाँ, हम इसे इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा, हम एक और काम करके देखते हैं। मैंने जब इन्हें कॉलम बाइंड किया चारों वेरिएबल को, तो तब कोरिलेशन कर पाया। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, एचपी का एचपी के साथ 100% में आना है, परफेक्ट में आना है। अगर मैं इससे रीड करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, डब्ल्यू टी और डीआईएसपी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। या आप इसे यहां से रीड कर लें, डब्ल्यू टी और डीआईएसपी में क्या रिलेशनशिप है, ये देखें दोनों जगह सेम है। वहां से ऊपर वाली स्टडी कर लें या नीचे वाली स्टडी कर लें, आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल बेशक मैंने सी बाइंड कर 5 वेरिएबल दिए हुए, ठीक है, लेकिन जो कोरिलेशन कैलकुलेट हो रहा है वो एक वक्त में दो वेरिएबल के साथ। एमपीजी का बाकी तमाम के साथ, एचपी का इससे पहले वाले और इसके बाद वाले सब के साथ और अपने साथ। ऐसे ही W2 का अपने साथ, बाकियों के आगे वालों के साथ और उससे पीछे वालों के साथ। ये सारा यहाँ पे कंप्लीट है। इसे कोरिलेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसे है, इसका मतलब ये सी बाइंड से नहीं आ रहा। देखिए हमने क्या किया, हम चाह रहे थे कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की बजाय वेरिएबल्स के दरमियान स्कैटर डायग्राम्स ड्रा हो। एमपीजी का एचपी के साथ ये वाली डायग्राम, ठीक है। हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये किसके साथ हो गया, डब्ल्यूटी और एचपी के साथ, ठीक है। इनकी डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे स्कैटरनेस बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जिनके डॉट्स एक दूसरे से दूर हैं वो ज्यादा स्कैटरनेस को शो कर रहे हैं, वीक रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। जिनके डॉट एक दूसरे से ज्यादा करीब हैं उनमें ज्यादा रिलेशनशिप है। ग्राफिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कमांड में मैंने क्या किया कि इन सब वेरिएबल्स को डाटा फ्रेम में इनक्लोज कर दिया। वैसे ये इंडिविजुअल वेरिएबल थे, ठीक है। जब मैंने एम्प्टी कार्ड्स पे प्लॉट किया तो उसमें तमाम वेरिएबल्स पे स्कैटर प्लॉट ड्रॉप किया। अब वो तमाम के हमें नहीं चाहिए था, लेकिन उसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल भी है। कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि आपने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप प्राप्त करना है। तो वो जो क्वांटिटेटिव थे उन्हें मैंने इकट्ठा करने के लिए डाटा डॉट फ्रेम कर दिया। इस ग्राफिकली हमें डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर इनका ट्रेंड अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है। अगर डाउनवर्ड है, एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज है वाई डिक्रीज है, देन
पूछें कौन सा टेस्ट था? पेड़, ठीक है। पेड़ में क्वालिटेटिव तो नहीं होते, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, उसमें क्या फर्क है? जी, क्वेश्चन रोज ये हुआ है कि जो पेड़ टेस्ट आपने किया, एक्स और वाई वेरिएबल लिए या ए और बी के नाम से बिफोर आफ्टर लिए, वो दोनों क्वांटिटेटिव थे, मेजरमेंट्स थी ना, बिफोर और आफ्टर परफॉर्मेंस थी, और कोरिलेशन भी क्वांटिटेटिव है। तो दोनों में फर्क क्या है? एक टेस्ट को आप कह रहे हैं कि वो कंपैरिजन टेस्ट है और एक को आप कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप टेस्ट है। फर्क क्या है? तो आप में से कोई आंसर करेगा? है किसी के पास इसका जवाब, जो टॉपर्स हैं अपने अपने सेशंस के? 8वें सेमेस्टर से है कोई टॉपर? उसामा है, हाँ जी। दोबारा, यानी जितनी दफा पूछूंगा उतनी दफा सवाल मुझे रिपीट करना पड़ेगा। हाँ। पहले पहले आंसर करने दे, फिर उसके बाद। नहीं, आप जवाब दे रही हैं, खुद ही जवाब दे रही हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन भी खुद किया और आंसर भी करने जा रही हैं। चलें बताएं। पेयर्ड में तो बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की तो सिचुएशन ही नहीं है। हाँ जी, 4th सेमेस्टर से पढ़ा हुआ है ना आपने ये दोनों चीजें, 4th सेमेस्टर से। ये क्यों? हाँ जी बताएं। हाँ जी, 6th सेमेस्टर से। हाँ जी, चले मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। पेयर्ड टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट है। पेयर टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वैसे हमने उसे डिपेंडेंट टेस्ट भी कहा हुआ है। जब आप एसपीएसएस में पेयर टेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो बिफोर एंड आफ्टर स्टेशन में कोरिलेशन भी कैलकुलेट करता है। 3 टेबल बनते हैं वहां पे, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन एंड देन पेयर टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, यानी डिपेंडेंट का वैसे वहां पे मतलब यही है कि हम रिलेशनशिप, लेकिन हम उसे कंपैरिजन क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट देने से पहले मेरे सर में दर्द था, मैंने पेनाडोल ली। पेनाडोल लेने से पहले सर दर्द या बुखार की कैफियत क्या थी, और उस मेडिसिन लेने के बाद क्या कैफियत थी, कुछ टाइम के बाद जो भी उन्होंने क्लेम किया हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के बाद आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो मैं बेसिकली लॉजिकली क्या कर रहा हूं? मैं दो स्टेशन में कंपैरिजन कर रहा हूं, दो स्टेशन में कंपैरिजन कर रहा हूं। अब आ जाते हैं कोरिलेशन की तरफ। कोरिलेशन में हमने वेरिएबल जो यूज किए हैं उन्हें एक लम्बे के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। मेरे पास 2 वेरिएबल है, हाइट एंड वेट। हाइट और वेट के बारे में आमतौर पर जो मेडिकली डिफाइंड है एक तरह से कि इंसान की हाइट ज्यादा होती जाएगी तो उसका वेट बढ़ता जाएगा। हम आमतौर पर तो ये कहते हैं ना कि इंसान अगर मोटा है तो उसका वेट ज्यादा होगा। ये कम केसेस में है। हाइट ज्यादा होने से वेट ज्यादा होता है, क्योंकि जो बोन्स के अंदर जो गुदा होता है, लिक्विड होता है, बोन मैरो जो होता है, वो बॉडी के तमाम पार्ट में सबसे हैवीएस्ट पार्ट है, कंपोनेंट है। हड्डियों की लेंथ बढ़ती जाएगी, वो लिक्विड बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा। अब हम बात क्या करें कि हाइट और वेट आपस में रिलेटेड है। हाइट जब आप मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर, इंचेस, मीटर्स, इस तरह के मिलते जुलते यूनिट्स में कोई होगा। वेट जब हम लेंगे तो ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स में इस तरह से होगा। दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, दोनों ही क्वांटिटेटिव, मेजरमेंट यूनिट डिफरेंट है। हम मेजरमेंट यूनिट्स का दूसरे मेजरमेंट यूनिट के साथ रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं, ताल्लुक, म्यूचुअल रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। और डिपेंडेंट टेस्ट में क्या है? कंपैरिजन टेस्ट में बिफोर स्टेशन भी आप वही फाइंड कर रहे हैं और आफ्टर स्टेशन भी आप वही चीज मेजर कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं है। तो हम इनिशियल और एंड पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट नहीं कर रहे। कोरिलेशन में जो भी मेजरमेंट्स है उन्हें हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफरेंस। देखिए चीजें डिफाइन हो गई ना, पॉइंट समझे। इनका क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें आपकी बताई स्टेशन, तो हम पेयर टेस्ट की तरफ क्यों जाते हैं?
ठीक है, लॉजिकली सोचना शुरू करें। एक लम्हे के लिए आप अज्यूम कर लें कि इस वर्कशॉप से पहले आपको आर नहीं आती थी, एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लें, ठीक है। गो के अभी भी नहीं आती उस तरह से, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वर्कशॉप के बाद पहले की निस्बत बेहतर आएगी। आप क्या फील करेंगे, यानी आर के वाले से नहीं बात कर रहा, इस कंपैरिजन में आप क्या रिपोर्ट करेंगे? आप ये रिपोर्ट करेंगे कि इनिशियल लेवल पे हम जो थे 0 पॉइंट पे थे, हमें एक ट्रेनिंग से गुजारा गया, हमें जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई, उसके नतीजे में हमारी आर्ट से रिलेटेड लर्निंग बेहतर होगी। यानी अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें, आप उसे मार्क्स दे दें, इस ट्रेनिंग से पहले आर में आपका स्कोर, मार्क्स, एग्जामिनेशन मार्क्स, इस ट्रेनिंग के बाद आपके मार्क्स, बार चार्ट ही बना लें आप इसका। अगर आफ्टर ट्रेनिंग जो बार है वो काफी बड़ा बन जाता है, हाइट ज्यादा हो जाती है, तो बेसिकली क्या मतलब होगा इसका? इनिशियल के मुकाबले में फाइनली आपने बेहतर परफॉर्म किया। ये स्टेटमेंट हम जो यूज कर रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट है? कंपैरिजन। और ये जहां कहीं भी आप ये सिचुएशन पे लाई करेंगे, पेयर्ड वाइज या डिपेंडेंट टेस्ट की तरफ आप चलें। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को आपने 2 दफा पढ़ा ना, इंडिपेंडेंट में भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है? एक ग्रुप का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने अलग परफॉर्म किया, उसने अलग परफॉर्म किया, अब आप उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। मैं परफॉर्मेंस का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? वो इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ पीपल की परफॉर्मेंस, उन्होंने जो भी, यानी जरूरी नहीं है कि वो आपके मार्क्स हों, वो कुछ भी हो सकता था, आपकी कोई भी एक्टिविटी जो मेजरेबल थी, उन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कंपेयर करें। जहां पे आप इनिशियल और आफ्टर में, आमतौर पर पेड टेस्ट का जो बहुत ज्यादा यूज है, ये आर्मी टेस्ट में जो आप अप्लाई करते हैं, उसमें वेट के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से बहुत यूज किया जाता है। इसी तरह से ये जो आपके पास हैं जिम्स हैं, स्विमिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पे से बहुत यूज किया जाता है। ट्रेनिंग से पहले आपका ऑब्जेक्टिव अगर वेट इंक्रीज करना था तो आपका डाइट प्लान और होगा, उसके बाद और होगा। डिक्रीज करना है तो डाइट प्लान और होगा, बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग और होगा। तो पेड टेस्ट ये उसी सिचुएशन में यूज किया जाता है कि आपके पास कोई ऐसा प्लान, ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके कंफर्म रिजल्ट है, वो बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस के लिए यूज होता है। कॉन्टीजेंसी टेबल, ये भी कोरिलेशन के लिए यूज होता है, लेकिन एट्रीब्यूट्स के दरमियान, क्वालिटेटिव डाटा के दरमियान। कोई इसकी एग्जांपल दे सकता है मुझे? मेल एंड फीमेल का एक ही वेरिएबल बनेगा, पहली तो बात। ठीक है, इन्होंने बताया कि 2 वेरिएबल हैं, जेंडर और एक उनका हैंड राइटिंग हैंड कौन सा है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि जेंडर में और राइटिंग हैंड में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ये थोड़ी सी डिफरेंट सी एग्जाम्पल होगी, कॉमन सी एग्जाम्पल जो हमारे इर्द गिर्द, हमारी रियल लाइफ में बड़ी आसानी से एग्जिस्ट भी करती है। वैसे इसका आंसर तो फीमेल साइड से आना चाहिए, मेल की निस्बत। जी, क्या करें? जो कॉन्टीजेंसी टेबल है, ये कायसी और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल आपके जहन में है? अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा, मैं समझा खाना। चलिए एग्जांपल बता दें, बताओ। जी, जेंडर और पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, एग्जांपल ठीक है, लेकिन इसके अलावा जी बोले। जैसे हम बिरयानी खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये जरा ऑर्डर कैंसिल करो। थक गया ना एक ही चीज से। ठीक
चेंज कर दिए जी, आज ऑर्डर चेंज हो गए। कैसे आवाज निकलना शुरू, क्वेश्चन पूछे तो आवाज ही नहीं निकलती। एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, मोबाइल फोन आप लोगों के पास हैं। मेल जब मोबाइल फोन परचेज करने जाएगा, कपड़े परचेज करने जाएगा, जूते परचेज करने जाएगा, उसकी कलर प्रेफरेंस और होगी और फीमेल की और होगी। मेल और जब यानी जेंडर मेल या फीमेल होना, और किसी भी प्रोडक्ट की कलर की जो चॉइस है उनमें कोई ताल्लुक एग्जिस्ट करता है। फीमेल रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट देखें उसमें कलर की वैरायटी आपको बहुत मिलती है। मेल की प्रोडक्ट अगर आप देखें उसमें आपको कलर वेरिएशन कम मिलेगी। और अक्सर घर में जो वाइट वॉश किया जाता है, लेकिन आपने से बड़े छोटे से अल्फाज में कह दिए, फीमेल अपने पूरे ड्रेस में एक छोटा सा डार्ट भी नजर आ जाए ना, उसके जूते से मैच जरूर होगा। और अगर नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं, इग्नोर करते हैं। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। आमतौर पर देखें, कलर प्रेफरेंस की बेसिक रीजन क्या है। आप यानी जरूरी नहीं है कि ये सब पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल पे, वो लोग जो शॉप पे काम करते हैं, जो कारीगरी का काम करते हैं, उन्हें अगर आप ऑब्जर्व करें, उनके जो कपड़े हैं वो आमतौर पे डार्क कलर में होते हैं। नंबर वन, ऐसे कलर होते हैं जो बिल्कुल लाइट हो, जिन पे डस्ट यानी काम की नेचर के मुताबिक ना, यानी अगर किसी का खराद से मुतालिक, मशीनरी से मुतालिक काम है तो वो ब्लैक, डार्क ब्लू टाइप, डार्क ब्राउन टाइप कपड़े जो है वो ज्यादा पहनेगा, ताकि उस पर ऑयल ग्रीस वगैरह के निशान कम से कम नजर आए। जिसका मिट्टी से काम है तो वो मिट्टी से रंग वाले कपड़े ज्यादा पहनेगा। लिमिटेड चॉइस उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फीमेल के पास जो यानी ज्यादातर हमारी हाउस होल्ड फीमेल होती हैं, उनके पास घर की रिलेटेड एक्टिविटी होती है जिसमें इस तरह की वर्किंग कम होती है, तो उनके पास कलर चॉइस रिलेटिवली ज्यादा होती है। यह है हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। लेकिन एक कुदरत ने ये चीज पुट की हुई है, मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क है, उनकी चॉइस, दोनों की चॉइस में फर्क है, दोनों की प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसी वजह से साझा है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट की सिलेक्शन में, मुख्तलिफ चीजों की, इवन ये सिर्फ प्रोडक्ट की बात, कलर की बात नहीं है, आप इसे किसी भी चीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप एजुकेशन के हवाले से देखें तो आमतौर पर फीमेल की जो फील्ड सिलेक्शन है, एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम सिलेक्शन है, ज्यादातर आसान सब्जेक्ट की तरफ जाना पसंद करते हैं, मेल डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। यानी जो टफ डिग्रीज हैं उस तरफ आपको फीमेल की जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली कम मिलेगी। इसी तरह से आप और भी फील्ड देख सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क में भी रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। तो जब आपने दो ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल जो लॉजिकली रिलेटेड हो, चलिए एक और एग्जांपल जहन में आ रही है। आपकी क्लास में न्यूज़पेपर दे दिया जाता है, न्यूज़पेपर रीड करें, मेल और फीमेल जो भी है। जब मेल आप में से कोई न्यूज़पेपर रीड करेगा, वो फर्स्ट पेज जो ओपन करेगा हमने उसे नोट करना है। फर्स्ट पेज ओपन करने से मुराद, या पेज ओपन करने से मुराद है, आमतौर पे जो पहला पेज है वो उसे हम कह देते हैं सपोज इंटरनेशनल न्यूज पेज कह देते हैं। बैक पेज को हम कह देते हैं सपोज वो लोकल न्यूज है। इसी तरह से उसमें एक सेक्शन उनके दरमियान में शोबिज का होता है, एक स्पोर्ट्स का होता है, एक बिजनेस का होता है। इस तरह से डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं ना, ठीक है। आप अपने आप को सोचेंगे जब भी आपके हाथ में न्यूज़पेपर आता है पहले कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? शोबिज वाला। मैं नहीं, आप बेशक मुझे ना बताएं, सिर्फ सोच लें अपने तौर पर ना, अदरवाइज आप कहें पता नहीं सर क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मेल की जो सिलेक्शन है वो कुछ और होगी, ठीक है। फीमेल जो फर्स्ट सेक्शन देखेंगे वो और होगा, स्पेशली अगर उसमें ब्यूटी सेक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन होगा तो वो उसे प्रेफर करेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा।
देखें, मेल में भी ये वैरायटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये रिलेटिवली कम होगा। फीमेल की प्रेफरेंस और मेल की प्रेफरेंस, मेल ज्यादातर क्या चीजें पसंद करेंगे अगर हम उसकी एज लिमिट लगा दें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टीन एजर की बात करें, मेल और फीमेल, तो ज्यादातर क्या करेंगे, अगर मेल होंगे तो वो स्पोर्ट्स सेक्शन को ज्यादा पढ़ेंगे या शोबिज को ज्यादा पढ़ेंगे। उन्हें नेशनल न्यूज या इंटरनेशनल न्यूज से गर्ज ही नहीं होगी। इंटरेस्ट भी हो सकता है। वो मैं एज के हिसाब से बता रहा हूँ ना कि उनमें ज्यादा इंटरेस्ट क्या है। इस चीज को अगर आपने ऑब्जर्व करना है, आप किसी होटल पे बैठ जाएं, लोकल होटल पे बैठ जाएं, न्यूज़पेपर रखा हो, आप हर जो भी पर्सन उस न्यूज को पेपर को पढ़ता है, आप ऑब्जर्व करें वो कौन कौन से न्यूज पढ़ रहे हैं। जो देहाती एरिया से होगा वो शोबिस को ज्यादा फॉलो करेगा, जहाँ पे चटपटी न्यूज ज्यादा होंगी। जो शहरी होगा वो किसी और न्यूज, कोई बिजनेसमैन आया वो। चलें, इसे फिर बाद में हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।